हेलो व्यूअर्स, आई एम राकेश श्रीवास्तव। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। इसमें एक्चुअली इट इज ए कंपोजिट चैप्टर ऑफ 3 chapters. First chapter included in it is the Newton's laws of motion. तो आज हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या क्या बेसिक जानकारी चाहिए। सबसे पहले फोर्स। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर which can change the state as well as direction. फोर्स का हमारे पास 3 काम हो। एक तो चेंज ऑफ स्टेट होगा, एंड यू नो देयर आर 2 states. One is the rest and second is the motion. दूसरा काम इसका चेंज इन डायरेक्शन। ये फोर्स का वर्क है। इसके बाद न्यूटन ने जो अपने रूल्स दिए हैं, लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अनलेस एंड अनटिल when we don't apply the force, we cannot change the state of an object. Second law, second law is the measurement of यही इंपॉर्टेंट लॉ है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी को बेसिक न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। अगर कहीं आपको सेलेक्ट करना है कि विच रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन यू सेलेक्ट द सेकंड लॉ। इसमें क्या बताया गया है कि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, and mass is proportional to 1 upon acceleration. It means it is inversely proportional to the acceleration produced in the body. So when we apply cross multiply, then we get ma, and ma is constant known as m. It is the force. Now look it from here, and another definition also obtained. A is the acceleration, that is change of velocity, rate of change of velocity. M delta v by delta t. M delta v is the delta p. So delta p by delta t. Hence we can say F is equal to delta p by delta t also. It means rate of change of momentum is also called force. From here we get some other definitions also. Delta p, you look, delta p is equal to F delta t. When force, a bigger force applied for short interval, then it is called impulse.
तो एफ डेल्टा टी इज इम्पल्स, ये इम्पल्स भी हो गया। एंड इम्पल्स इज गिवन टू यू rate of change in movement, change in movement। तो ये दो चीजें हम यहां से जान रहे हैं। और डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम इज डिफाइंड बाय मास इनटू वेलोसिटी। so mass into velocity is also equal to the impulse। ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसे हम कहेंगे F12। तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा उतना ही, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हॉर्स पुलिंग ए कार, घोड़ा गाड़ी का ये एग्जाम्पल है। इसमें एक कार्ट बना लीजिए और एक घोड़े का रफ डायग्राम बना लीजिए। ये सरफेस है, तो ये जो है इसका रिएक्शन हो गया आर, और ये पुल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है जो लेफ्ट से, वो एफ हो गया है। ये थीटा हम ले लेते हैं एंगल। नौ इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स कार्ड पे एफ इधर एक्ट करेगा। अगर ये M2 है और हॉर्स M1 है तो M1G नीचे की तरफ काम करेगा और ये रिएक्शन है तो ये R cos थीटा इस डायरेक्शन में काम करेगा, R cos थीटा इस डायरेक्शन में। ये टेंशन देगा इस कार्ड को और ये कार्ड इसी टेंशन से आगे बढ़ेगी। M2A एक्सेलरेशन होगा कार्ड में along दिस डायरेक्शन और M1A डायरेक्शन होगा हॉर्स का आगे बढ़ने का। तो जब भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। तो फॉर हॉर्स M1A ये R cos थीटा माइनस टी इज इक्वल टू M1A, ये हॉर्स के लिए हो गया। फॉर कार्ट M2A फॉरवर्डिंग है, गाड़ी आगे ही बढ़नी है और जो चीज आगे फॉरवर्ड हो रही उसे पहले लिखते हैं M2A, बट हियर T टेंशन इसे आगे ले जा रहा है तो T माइनस M2A इज इक्वल टू T माइनस F। F फ्रिक्शनल फोर्स है
जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टी माइनस एफ इज इक्वल टू m2। ये दोनों इक्वेशन हो गए, इनकी हेल्प से ये हम t कैंसिल कर देंगे एंड वी गेट r cos थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 है। So from here we get the acceleration r cos theta minus f upon m1 plus m2। इस एक्सेलरेशन से जो हॉर्स है वो कार्ट को आगे खींच ले जाएगा। तो ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है जो हम समझ रहे हैं। एक इसमें और एप्लीकेशन है बहुत अच्छा, जिसे जानना बहुत जरूरी है हमें। रोलर, रोलर को किस डायरेक्शन में चलाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहिए कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहिए, ये एक लॉजिक है। तो वी लुक हियर, ये लीजिए, ये इसका व्हील है और ये इसका रॉड। अगर कोई पर्सन जो है इसे इस तरीके से पुल करके चलाना चाह रहा है, जब पुल करके चलाना चाह रहा है क्या होगा, ये mg इसका डाउनवर्ड काम कर रहा है, वो हमेशा काम करेगा mg। ये फोर्स ये हो गया, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके हम कंपोनेंट बना लें। अगर ये थीटा है तो f cos थीटा ये हो जाएगा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक ये होगा और एक ये होगा। f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा। तो f sin थीटा इसमें किधर लग रहा है, एक्ट कर रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। जैसे अगर हम यहां से लेके चलते हैं f cos थीटा तो f sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है। लेकिन यहाँ डायग्राम आप चेक करो, जब डायग्राम आप चेक करोगे तो ये आपका एक कंपोनेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन नीचे की ओर हो, ये डायरेक्शन नीचे की ओर हो। इसको ये हो गया और इसका ये हो गया, ये एक वेक्टर आ रहा है, ये दूसरा वेक्टर आ रहा है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये है। तो ये डाउनवर्ड काम कर रहा है, डाउनवर्ड f sin थीटा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन व्हील क्या हो रहा है, mg नीचे की तरफ है और f sin थीटा भी नीचे है। तो f sin थीटा प्लस mg, ये टोटल वेट हो गया, ये टोटल वेट हो गया, एंड इट इज इक्वल टू ma। तो अब इस एक्सेलरेशन को इस पूरे वेट को ले जाना होगा। ये फर्स्ट केस आप कह लीजिए, केस फर्स्ट, व्हेन वी पुश द रोलर। तो जो W काम कर रहा है, W इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। मतलब हमें रोलर का जो वेट है वो बढ़ा हुआ महसूस हो, तो इसे खींच के इसको पुश करके चलाना एक कठिन काम हो। इसके बजाय अगर हम केस सेकंड लें इसका, when we pull the roller,
तो अब ये है रोलर, ये है हमारा। अब हम इसे खींच के चला रहे हैं, पुल करके चला रहे हैं। फोर्स ये हो गया। अब इसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक ये होगा एफ कॉस थीटा, थीटा ये है एफ कॉस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो ऊपर की ओर काम करेगा एफ साइन थीटा, और वेट ऑफ द रोलर एक्टिंग डाउनवर्ड mg। तो नेट फोर्स ऑन रोलर, नेट फोर्स ऑन रोलर क्या हो जाएगा, अब हो जा रहा है एफ साइन थीटा, चूंकि यही इफेक्टिव है, ये इधर खींच के लाएगा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो जो इफेक्टिंग वेट है डब्ल्यू डैश, नाउ दिस डब्ल्यू डैश इज लेस देन डब्ल्यू, डब्ल्यू डैश इज लेस देन डब्ल्यू, so pulling the roller is favorable। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीनों लॉज समझ लिए। नाउ वी वर्क ऑन पुली। पुली पर कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो इसको आपको इसका बेस समझ लेना बहुत जरूरी है। पुली के 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है केस फर्स्ट, मैंने इसे केस में बना दिया है। Here it is M1 and it is M2. Naturally, M2 is greater than M1. So M2G going downward, and it is M1G, it is moving upward. Tension is T here, T here. Then how can we calculate it? सिंपल सिस्टम जो मैंने आपको पहले ही बताया था, बाय लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1। तो M1 ये है हमारा हल्का वाला ब्लॉक, T इसको ऊपर खींचे लिए जा रहा है, तो जो इफेक्टिव होगा उसको पहले लिखेंगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1। इक्वेशन फॉर M2, M2 नीचे जा रहा है, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2। ऐड कर दीजिए दोनों को, T कैंसल हो जाएगा, G M2 माइनस M1 is equal to M1 plus M2 है। So acceleration in the blocks G M2 minus M1 upon M2 plus M1। इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि डिफरेंस इन मास अपॉन सम ऑफ मास, और इनटू जी। इससे आप जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन है फर्स्ट पुली की, ये कंडीशन केस फर्स्ट। हम लोग केस सेकंड देखें।
केस सेकंड में हम क्या करते हैं, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे हम पुली लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा ले रहे हैं, और इससे जो है एक ब्लॉक यहाँ पर हैंग कर दिया है। ये M1G इसका वेट नीचे काम कर रहा है। इसको ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। एंड देन वी वांट टू रिजॉल्व M1G, तो M1G को जब रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, यानी ये वाला जो है वो इसके डायरेक्शन में आएगा। तो इस अल्फा के सामने का कंपोनेंट है, तो ये M1G साइन अल्फा, और ये वाला जो है उसी एंगल हॉरिजॉन्टल, ये अब यहाँ हॉरिजॉन्टल का काम कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे M1G cos अल्फा। इस पे जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा R। इसका मतलब ये हो गया कि R इज इक्वल टू M1G cos अल्फा। और इसके मोशन के लिए इसमें टेंशन T ऊपर होगा, और ये देख रहे हो M1G साइन अल्फा नीचे की तरफ। तो जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो T माइनस M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू M1A। ये यहाँ पर काम करेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से और यहाँ से जो है हम ये पहला स्टेज इसका पा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से थ्रेड को हम यहाँ ले आते हैं और ये एक पुली यहाँ और लगा देते हैं, तो इस पुली से अगर एक दूसरा मास हैंग्ड है M2, तो ये मास हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और इसमें जो टेंशन होगा वो T होगा। तो T इज इक्वल टू, ये आगे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो T इज इक्वल टू M2A। ये यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। कि अगर ये ब्लॉक नीचे की ओर फ्लिप कर रहा है तो ये फार्मूले का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तब हम लिखेंगे M1G साइन अल्फा माइनस T इज इक्वल टू M1A। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में जो हमारा T है ये यहाँ, तो T इज इक्वल टू M2A। तो इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, M1G साइन अल्फा माइनस M2A इज इक्वल टू M1A। ये M2A उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा M1G साइन अल्फा अपॉन M1 प्लस M2। इस फार्मूले से हम टेंशन इसकी निकाल सकते हैं। अब हम लोग केस थर्ड स्टडी करते हैं। केस थर्ड में क्या है कि डबल इंक्लाइंड प्लेन है जिनके इंक्लिनेशन डिफरेंट है। इसे अल्फा कह ले, इसका इंक्लिनेशन, इसका बीटा है। इस पे एक ब्लॉक
हम इधर रख दे रहे हैं, एक ब्लॉक इधर रख दे रहे हैं, पुल्ली यहाँ लगेगी, ये यहाँ से इसमें जाएगी, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब यह ध्यान से फिर से एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि M1G नीचे डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे इस प्लेन के, तो इसके प्लेन के नॉर्मल हमेशा रिएक्शन होता है, रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन R। अब ये जो एंगल होगा ये अल्फा हो जाएगा, इस M1G को रिजॉल्व करेंगे, ये तो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, दो कंपोनेंट हो गए। और जो एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट वी गेट बाय M1 साइन, साइन कंपोनेंट होता है वर्टिकल, तो उसको मैं इधर न बना के इधर बना रहा हूँ क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो M1G साइन अल्फा, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है M1G cos अल्फा। इसी तरीके से आप यहाँ काम करेंगे, ये रिएक्शन हो गया, और इसका जो वेट होगा ऑलवेज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया है, ये इट इज M2G। इसको रिजॉल्व करेंगे, एंगल बीटा यहाँ आ जाएगा, और इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन बनेगा ये, और एक इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो जो परपेंडिकुलर बनेगा वो M2G cos बीटा होगा, और जो along द प्लेन बनेगा, ये along द प्लेन है, इट इज M2G साइन बीटा। ठीक है, इस थ्रेड में जो टेंशन होगा T इधर होगा, और एक ये जो इसमें टेंशन होगा उसका भी डायरेक्शन ये होगा, पूरा टेंशन पुली पे आएगा। तो नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, और M1, तो जब हम M1 के लिए काम करेंगे तो T अगर उसे ऊपर खींचे ले जा रहा है, ये हल्का है या वो भारी है, अगर हम ये लेते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन M1, उस कंडीशन में M1 ऊपर की ओर खींचेगा, तो T माइनस M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू M1 इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फॉर M2, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, M2G साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू M2A, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, T कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फा G अपॉन M1 प्लस। तो इस तरीके से हम इस केस थर्ड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एक्सेलरेशन का हम एप्लीकेशन, जो और हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे मान लीजिए कितनी डिस्टेंस जाता है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर या हाफ GT स्क्वायर को यूज़ करके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये सब काम इसमें किया जाता है।
तो हम लोगों ने पुली के तीनों केसेस स्टडी कर लिए हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है लिफ्ट पे, तो मोशन ऑफ लिफ्ट, उसको हम लोग समझेंगे। तो मोशन ऑफ लिफ्ट, इसमें भी तीन कंडीशन है, तीन केसेस हैं। केस फर्स्ट, व्हेन लिफ्ट इज स्टॉप्ड, रुकी हुई है लिफ्ट, तो अब हम क्या होगा, ये लिफ्ट का वो हो गया बेस, इस पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसका जो वेट होगा वो नीचे m1g mg नीचे जा रहा है और इसका रिएक्शन r ऊपर जा रहा है, तो r इज इक्वल टू mg। ये केस फर्स्ट में हो गया, ठीक है। तो r इज इक्वल टू mg ये हम यूज करेंगे अगर कभी लिफ्ट की डोरी टूट गई, अब भी ये फार्मूला काम आएगा। इसके बाद केस सेकंड, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, तो नीचे जा रही है। जब नीचे जाएगी mg तो नीचे ही जाएगा हमेशा, और अब जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो भी नीचे है, यानी फोर्स ma भी नीचे है, और जो डोरी में थ्रेड में जो टेंशन होगा वो T ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे हम T इज इक्वल टू, नीचे जा रहा है ये ध्यान देना है, तो जो नेट फोर्स, सबसे पहले मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन पर्सन, तो mg उसका इफेक्टिव है, mg माइनस टी, इसमें और इसमें mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो ये है, और मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो इफेक्टिव वेट हुआ पर्सन का वो कम महसूस हो रहा है, जबकि नीचे जा रहे हैं, इफेक्टिव फोर्स कम है। केस थर्ड, when lift is moving upward, तब क्या होगा, ये mg माइनस टी ये नेट फोर्स था लिफ्ट पे, पर्सन पे, लेकिन अगर अब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर मूव कर रही है, तो अगर ऊपर इसका एक्सेलरेशन a है तो जो फोर्स होगा ma ऊपर की ओर जाएगा, तो नीचे की ओर कौन सा जाएगा, माइनस ma जाएगा, तो हम यहाँ माइनस ma यूज करेंगे। तो t अगर हम उधर ले आए तो mg प्लस ma, यानी m तो कॉमन हो गया m और a प्लस g ऐड हो जा रहा है। यहाँ अगर हम इसी चीज को करें तो t इज इक्वल टू mg माइनस ma आएगा, तो m कॉमन ले लिए तो g माइनस a, यानी जो टेंशन है वो घट के आ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ के आ रहा है। तो इफेक्टिव वेट ऑफ पर्सन increases when lift moving
upward and decreases when it move downward। तो ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने समझ ली। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन के लिए हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। थैंक यू।